क्लास 10th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली जो टॉपिक है वो है वायु प्रदूषण से उत्पन्न समस्याएं हैं। इससे पहले हम लोग वायु प्रदूषण क्या है और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या क्या तरीके अपनाएं इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगली जो टॉपिक है वायु प्रदूषण से उत्पन्न समस्याएं। देखिए, वायु प्रदूषण होने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो वायु प्रदूषण से अनेक प्रकार की समस्याएं वर्तमान में उत्पन्न हो रही हैं। उन्हीं समस्याओं के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। तो पहली समस्या देखेंगे क्या है, अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा है। क्या है? अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा है। ठीक है, इसको एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा है, एसिड रेन कहते हैं, या इसे अम्लीय वर्षा भी कहा जाता है। ये अम्लीय वर्षा है क्या, देखेंगे। वर्तमान में अनेक प्रकार के औद्योगिक संस्थाएं स्थापित की गई हैं। इन औद्योगिक संस्थाओं में चिमनियों का उपयोग किया जाता है। चिमनियों को जलाने के लिए ज़्यादातर जीवाश्मी ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त देखेंगे स्वचालित वाहनों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है और इन स्वचालित वाहनों में भी जो है जीवाश्मी ईंधन का, जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सभी चीज़ों को दहन करने के लिए, जलाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब इन चिमनियों से जो भी जीवाश्मी ईंधन है या स्वचालित वाहन है, इनमें जीवाश्मी ईंधन का उपयोग करते हैं तो इनके जलने से बहुत सी गैसें निकलती हैं। जैसे कौन कौन सी गैसें निकलती हैं देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैसें भी उत्सर्जित होती हैं। जैसे स्वचालित वाहनों में जो हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, जब ये इसका दहन होता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैसें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, कोयले हैं, कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसके अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब गैसें उत्सर्जित होती हैं। ये गैसें जब निकलकर वायु में मिल जाती हैं और वायुमंडल में ऊपर की ओर चली जाती हैं और वर्षा ऋतु में जब वर्षा होता है तो वर्षा के जल के साथ ये क्रिया कर लेती है और क्रिया करने के बाद अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है, और ऐसे ही वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब ये गैसें वायु में मिल जाती हैं और वर्षा के जल के साथ क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर लेती हैं तो ऐसे वर्षा को ही हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं या अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। ये बनता कैसे है देखेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, देखेंगे जब जल के साथ क्रिया करता है, H2O के साथ क्रिया करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये बनेगा H2CO3, ये बनेगा कार्बोनिक एसिड है, ये एक प्रकार का अम्ल है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर जल क्रिया करता है, ध्यान देंगे, अगर इसके साथ क्रिया करता है तो क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा, H2SO3 बनाएगा। ये सल्फ्यूरस अम्ल है। ठीक है, सल्फ्यूरस ये भी एक प्रकार का अम्ल है। या देखेंगे अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है जल के तो बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 बनाएगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार का अम्ल है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको। ठीक है, अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कई प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, तो बहुत से होते हैं इनके ऑक्साइड। इनके साथ क्रिया अगर जल पे हम करता है तो देखेंगे ये बनाएगा क्या? HNO3H2। ठीक है, ये नाइट्रस अम्ल है। ठीक है, नाइट्रस अम्ल है। और या ये भी हो सकता है, या HNO3 है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार ये देखेंगे सभी के सभी अम्ल हैं और ये वर्षा के जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाता है। यही अम्ल जो है वर्षा के साथ गिरता है तो इस प्रकार के वर्षा को ही क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं या अम्ल वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं।
हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा होने से हानियाँ क्या क्या हैं? तो अम्लीय वर्षा होने से देखेंगे बहुत सी हानियाँ हैं, बहुत सी हानियाँ देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हानियाँ हैं देखेंगे। अम्लीय वर्षा से होने वाली हानियाँ देखेंगे, क्या क्या हानियाँ होंगी अम्लीय वर्षा होने से, क्या क्या हानियाँ होंगी। तो पहला हानि जो है देखेंगे, पेड़ पौधों को पड़ेगा। पेड़ पौधे पादपों पर प्रभाव, पादपों पर प्रभाव, पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा हानि पड़ेगी। ठीक है, जब अम्लीय वर्षा होती है तो देखेंगे ऐसे वर्षा के जल का पीएच मान घट जाता है, कम हो जाता है, लगभग 4.5 4 इतना पीएच मान हो जाता है। और इस पीएच मान को देखेंगे ये पेड़ पौधों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। कैसे? जब वर्षा का जल अम्लीय है, अगर वो नीचे आता है तो जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के स्टोमेटा के साथ चिपक कर स्टोमेटा को बंद कर देता है। ठीक है, इसके साथ साथ पौधों में एक विष का काम करता है, जिनके कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित होती है। और पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा तो भोजन का निर्माण नहीं होगा, और पौधे क्या होंगे, इनकी पत्तियां धीरे धीरे सूखना शुरू होंगे, मुरझा कर गिर जाएंगी। फिर जब भोजन नहीं बन पाएगा तो पौधे ही क्या होंगे, सूख जाएंगे। तो इस प्रकार पेड़ पौधों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा प्रभाव देखेंगे क्या है। दूसरा अगर प्रभाव देखा जाए तो दूसरा प्रभाव है जंतुओं पर। जंतुओं पर प्रभाव देखेंगे। अब जंतुओं में ज़्यादातर देखेंगे जो जलीय जंतु है वो ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि जैसे मछलियाँ हैं, मेढक हैं और तमाम तरह के जलीय जंतु हैं जो जल में निवास करते हैं, उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि ये जलीय जंतु जो है एक निश्चित पीएच मान वाले जल में ही ये सर्वाइव कर सकते हैं। अगर पीएच मान घट जाए या अधिक हो जाए तो उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब अम्लीय वर्षा होती है तो ये वर्षा के जब तालाबों में, पोखरों में जब ये जाते हैं तो वहाँ के तालाबों के जल के पीएच मान को बदल देते हैं, जिनके कारण उस तालाब में पाए जाने वाले या रहने वाले जो भी प्राणी होता है वो मर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तीसरा प्रभाव देखेंगे क्या होता है, मृदा पर। मृदा पर, सॉइल पर भी प्रभाव पड़ता है। मृदा पर देखेंगे कि मृदा का जो पीएच मान होता है वो एक निश्चित होता है, उस पीएच मान को पौधे ठीक प्रकार से ग्रो करते हैं। ठीक है, जब ये अम्लीय वर्षा होती है तो मृदा के साथ जब इसका जल मिल जाता है तो पीएच मान और बढ़ जाता है। ठीक है, पीएच मान कम हो जाने से मृदा की उर्वरक शक्ति है वो प्रभावित होती है, जिससे उस मृदा में पेड़ पौधे विकसित नहीं हो पाते। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो अम्लीय वर्षा बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, चौथा देखेंगे, चौथा क्या है, जो भी इमारतें हैं, बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े इमारतों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे ताजमहल है। ठीक है, देखेंगे कि बड़े बड़े जो इमारतें जो पुरानी है, आज से 200 300 400 वर्ष पहले की, जो कि ये भारत की एक धरोहर के रूप में है। ठीक है, जब ये अम्लीय वर्षा होती है तो उन इमारतों में अगर टाइल्स लगे हैं, ठीक है, या संगमरमर लगे हैं, ठीक है, या जो भी ईंट लगी है जिससे बनी है, उनके साथ क्रिया करके ये अम्ल एक लेयर का निर्माण कर लेते हैं, और वो लेयर जो है बाद में जंग का रूप धारण कर लेता है और फिर बाद में धीरे धीरे झरने लगता है, जिनके कारण उनकी सुंदरता कम होने लगती है, उनमें लाइट कम हो जाता है, जिनके कारण वो सुंदर नहीं लगते हैं और वो घर जो है बेकार लगते हैं, बहुत पुराने लगते हैं। ठीक है, जैसे ताजमहल में आप लोग देखे होंगे, ताजमहल जो है मथुरा में, ठीक है, मथुरा में बहुत से तेल परिशोधक कारखाने स्थापित किए गए थे बहुत साल पहले। ठीक है, इसके अलावा अन्य वहाँ पे औद्योगिक संस्थाएं हैं, ठीक है, जो स्थापित की गई थी, और उन औद्योगिक संस्थाओं से और तेल परिशोधन कारखानों से जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैसें उत्सर्जित होती थी। ये गैसें जब
आगरा की ओर जाती थी वायु में मिलकर, तो अम्लीय वर्षा होता था, जिनके कारण ताजमहल पर अम्लीय वर्षा होने से उसकी सुंदरता कम होती जा रही थी। और वहाँ पे जो भी टाइल्स लगे थे, ठीक है, इसके साथ साथ संगमरमर जो लगे थे वो धीरे धीरे उनका क्षरण होते जा रहा था, ठीक है। तो इस कारण भारत सरकार ने जो भी मथुरा में ऐसे कारखाने थे उनको बैन कर दी, बंद कर दी, ठीक है, और वो अब नहीं चलती, ठीक है। तो ये देखेंगे, तो इमारतों पर भी प्रभाव डालता है। देखेंगे जब ये मूर्तियों भवनों को जब ये इनका क्षरण करता है तब इसको स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन लेप्रोसी कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा इनका प्रभाव अम्लीय वर्षा का। इसके अतिरिक्त अगला देखेंगे, अगला क्या होगा, दूसरी समस्या देखेंगे। दूसरा है ग्रीन हाउस प्रभाव तथा वैश्विक तापन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। देखिए ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कहलाता है। देखेंगे कि हमारे वायुमंडल में बहुत से उष्मारोधी गैसें पाई जाती हैं। जैसे कौन कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा मीथेन, ठीक है। इसके अतिरिक्त नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा जल वाष्प, ये गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। यही गैसें जो हैं उष्मारोधी होती हैं, ठीक है। इन्हीं गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और ये गैसें जो होती हैं हम लोग इनको रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं इनको जीवाश्मी ईंधन के जलने से, कोयले के जलने से भी उत्पन्न होते हैं। मीथेन गैस जो है दलदली स्थानों से उत्पन्न होते हैं। गाय भैंस जो होते हैं उनके गोबर से भी ये गैस उत्पन्न होते हैं, मीथेन गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया तो श्वसन क्रिया द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी ईंधन है उनको दहन करने में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, जो कि उष्मारोधी होती हैं। इन गैसों के प्रभाव के कारण ही पृथ्वी की जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि होने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की औसत तापमान में लगातार वृद्धि होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और ये ग्रीन हाउस गैसों के कारण होती है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये ग्रीन हाउस है क्या, थोड़ा ये जान लिया जाए। ग्रीन हाउस जो है एक प्रकार का गृह है या एक प्रकार का घर होता है जो कांच से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इस कांच से मिलकर बने हुए घर के अंदर पौधे लगाए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। मान लीजिए ये ग्रीन हाउस है और इसमें पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। और ये कांच से मिलकर बनी होती है। होता क्या है कि सूर्य से आने वाली जो भी प्रकाश किरणें हैं वो इस कांच से होकर आर पार हो जाती है, ठीक है। सूर्य की जो भी प्रकाश किरणें हैं जब इस कांच से टकराती है तो आर पार हो जाती है और अंदर जाकर अंदर जो ग्रीन हाउस है इसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तापमान जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो पौधे जो हैं आसानी से ये बढ़ते हैं, ठीक है, वृद्धि और विकास करते हैं। जब इसमें प्रकाश किरण अंदर प्रवेश कर जाता है और ऊष्मा बनाए रखता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो यह ऊष्मा पुनः इस कांच से आर पार नहीं हो पाता है, जिनके कारण इस घर के अंदर का तापमान नियत बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। तो इसी प्रभाव को ही हम क्या कर रहे हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है, जो कि एक ग्रीन हाउस की कल्पना की गई है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, ये भी चारों ओर से, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा घिरी हुई है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों गैसों का एक वलय है। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनके
एक वलय है, एक रिंग के समान संरचना बना दी है, ठीक है, जो कि सूर्य से निकलने वाले जो भी प्रकाश किरणें हैं इस गैस के वलय को आर पार कर जाती है, पृथ्वी तक आती है, फिर पृथ्वी को हीट करती है, ठीक है। और पृथ्वी जब हीट होता है तो ये अपने विकिरण के रूप में ऊष्मा निकालने लगता है, विकिरण के रूप में ऊष्मा निकालने लगता है, जिनमें से कुछ ऊष्मा तो इस गैस जो इस गैस से बनी हुई वलय है उसको आर पार कर जाती है, लेकिन कुछ ऐसे ऊष्माएं हैं जो इनमें रुक जाती हैं, जो आर पार नहीं कर पाती हैं, जिनके कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है, पृथ्वी के औसत तापमान में क्या होता है, वृद्धि होने लगती है। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और लगातार पृथ्वी की तापमान में ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की तापमान में लगातार वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। फिर बता रहे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि होने की क्रिया को हम वैश्विक तापन अथवा ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। देखेंगे कौन कौन सी गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प है, ये सब होते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्हीं के कारण होता है। तो देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है एक ओर से लाभदायक भी है और एक ओर से हानिकारक है, ठीक है। कैसे लाभदायक है, तो इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही पृथ्वी का तापमान बढ़ा। वास्तव में अगर देखा जाए ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती इस पृथ्वी पर तो पृथ्वी का जो औसत तापमान होता वह -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। और सोचिए -18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते, संभव ही नहीं है, ठीक है। अगर ये गैसें नहीं होती तो तापमान पृथ्वी का नहीं बढ़ता। यही गैसें हैं जिनके कारण तापमान बढ़ी, ठीक। वास्तव में देखा जाए वर्तमान में तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये गैसें नहीं होती तो कितनी होती, -18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता। तो एक ओर से लाभदायक भी है और एक ओर से हानिकारक भी है, क्योंकि लगातार अगर ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता रहा और ग्लोबल वार्मिंग हुई तो पृथ्वी का टेम्परेचर, उनके औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगा, जिनके कारण क्या होगा कि जो भी ग्लेशियर है, ठीक है, जो भी बर्फ है, ठीक है, ये सभी के सभी पिघल जाएंगे और समुद्र का जल स्तर जो है बढ़ जाएगा। समुद्र के जल स्तर बढ़ने के कारण जो समुद्री इलाके में छोटे छोटे द्वीप हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये हानि है ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण, ठीक है। दूसरी हानि क्या है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ता रहा तो पौधे भी एक निश्चित तापमान तक ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। उसके बाद अधिक टेम्परेचर अगर हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होना धीरे धीरे कम होने लगता है पौधों में, और उनमें जब कम हो जाएंगे तो भोजन का निर्माण नहीं होगा और पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हानि भी है, एक और लाभ है तो दूसरी ओर हानि भी है, ठीक है। और भी कई कारण हैं टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से ये दो कारण ज़्यादा है। देखेंगे कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इस शब्द को जे फोरियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जे फोरियर नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द को दिया था, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है जे फोरियर नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द को दिया था। तो वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सी समस्याएं हैं ग्लोबल वार्मिंग की। तो आज के लिए बस इतना ही। वायु प्रदूषण से संबंधित जो भी बातें हैं समाप्त हो गई। अब आगे हम लोग जल प्रदूषण पढ़ेंगे, तब मृदा प्रदूषण पढ़ेंगे, तब जाकर ये टॉपिक समाप्त होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।